चलिए, तो ये जो आप अपने क्रेडिटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने क्रेडिटर को रॉन्गफुल लॉस करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली डिस्पोज करते हो, इसको सेक्शन 421 का ऑफेंस कहते हैं। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही इंक्लूडेड होती है, क्योंकि दोनों ही चीजें कोर्ट आपकी जब्त कर सकती है आपके क्रेडिटर को पैसा दिलवाने के लिए। आप दोनों को ही डिस्पोज कर सकते हो फ्रॉडुलेंट तरीके से। तो इंग्रेडिएंट यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट करके लिख दिया। सबसे पहली चीज कि आप एक्यूज्ड हो, आपने अपनी प्रॉपर्टी रिमूव कर दी, कंसील कर दी, या किसी को डिलीवर कर दी, या किसी को ट्रांसफर कर दी। और ये आपने क्यों की? विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के आपने करी है। बिना किसी कंसिडरेशन के मतलब कि आप इस प्रॉपर्टी को जानबूझ के किसी को डिलीवर कर रहे हो, और आपका डिलीवर करने का इंटेंशन सिर्फ कितना है कि आप अपने क्रेडिटर को पैसा ना दे पाओ, या आपको अपने क्रेडिटर को पैसा ना देना पड़े, इसलिए आप इस प्रॉपर्टी को जानबूझ के किसी को डिलीवर कर रहे हो। तो आप जिसको भी डिलीवर कर रहे हो, आप उससे कोई भी कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो, आप उससे कोई भी पैसे वैसे नहीं ले रहे हो। आप बस उसको ऐसे ही डिलीवर कर रहे हो, ये बोल के कि अरे तेरी ये रख ले। जैसे ही आपका कोर्ट का केस खत्म होगा, आप वापस जाके उससे ले लोगे। तो विदाउट कंसिडरेशन आप डिलीवर कर रहे हो। और तीसरी चीज कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इस इंटेंशन से कर रहे हो ताकि आप अपने क्रेडिटर को, या कोई भी पर्सन जिससे आपने क्रेडिट लिया हो, उसके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सको, उसे अकॉर्डिंग टू लॉ आप उससे वंचित कर सको इस चीज से कि वो आपके ऊपर केस फाइल करके आपकी प्रॉपर्टी बिकवा सके। और आप यहाँ पे डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात यहाँ पे लिखी थी कि विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इसकी वैल्यू समझना। क्योंकि अगर आपने कंसिडरेशन के साथ प्रॉपर्टी बेची है ना, तो जिस इंसान ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है वो एक लॉफुल परचेसर रहेगा। ठीक है। तो कोर्ट उससे प्रॉपर्टी नहीं छीनेगी। आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर आपने विद कंसिडरेशन वो प्रॉपर्टी बेच दी है, तो फिर उस पर ये इंग्रेडिएंट सक्सेसफुली अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो फिर उस केस में कोर्ट क्या करेगी कि आपकी प्रॉपर्टी बेचने की बजाय उस प्रॉपर्टी से जो कंसिडरेशन आपको मिला है, जो पैसे आपको मिले, वो पैसे आपसे जब्त करेगी। ठीक है। इसमें इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 साल तक का हो सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है, और दोनों भी किया जा सकता है। तो ये चीज समझना, सेक्शन 421 क्या था। फिर आइए सेक्शन 422। ये डील करता है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स। अब इसमें भी आप क्या कर रहे हो? इसमें भी आप यही कर रहे हो। इसमें भी डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली जो आपने अपने क्रेडिटर से कर्जा लिया है, डेट लिया है, वो कर्जा वापस से अपने क्रेडिटर को ना मिल पाए, इस तरह का काम आप कर रहे हो। ठीक है। पिछले वाले में आपने प्रॉपर्टी को चुपचाप से बेच दिया था, इसमें प्रॉपर्टी को ना बेचते हुए आप कुछ और चीज कर रहे हो। इस सेक्शन में आप क्या कर रहे हो? आप इस सेक्शन में अपनी प्रॉपर्टी पे मास्क लगा रहे हो। मास्क लगाने का मतलब क्या करते हैं? अपन मुंह पे मास्क लगाते हैं, मतलब अपने चेहरे को छुपाते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टी को मास्क लगा रहे हो, मतलब प्रॉपर्टी को छुपा रहे हो। ऐसा क्यों करते हो? आप सेक्शन 422 पढ़ो, आप समझ में आएगा। हुएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंट एनी डेट और डिमांड ड्यू टू हिमसेल्फ or to any other person from being made available according to the law for the payment of his debt or the debt of such other person। मतलब कि आपने किसी से पैसा ले लिया, क्रेडिटर लोगों से डेट ले लिया, अब जब चुकाने का वक्त आया तो आप देने को तैयार नहीं हो। वो क्रेडिटर क्या करेगा? कोर्ट में केस लगाएगा, कोर्ट में केस लगा के अपने फेवर में ऑर्डर लाएगा, फिर आपकी प्रॉपर्टी को बिकवाएगा और पैसा वसूल करेगा। बट आप क्या करते हो? आपने तो अपनी प्रॉपर्टी पे पहले से ही मास्क लगा दिया। मास्क लगा दिया मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी को ऐसा बना लिया जिसको कोर्ट अटैच नहीं कर सकती। और आप ये प्रॉपर्टी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि कोर्ट उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं कर सके, कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सके। इस तरह से आपने उस प्रॉपर्टी पे मास्क लगा दिया, या प्रॉपर्टी चुपचाप से किसी को दे दी, या आपने ही किसी फैमिली मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी बिना किसी कंसिडरेशन के। है ना? तो यहाँ पे आपका ये इंटेंशन होता है। तो एक तरह से डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन आपका, जिसमें आप अपनी खुद की लाइबिलिटी को छुपाने की कोशिश करते हो। सजा इसमें सेम है, 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन, या दोनों। क्योंकि इसकी जो चीजें हैं, इसका जो कंटेंट है, वो भी इसके प्रीसीडिंग सेक्शन के जैसा ही है, इसलिए सजा भी इसमें सेम है। फिर आप आई सेक्शन 423 पे, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली किसी व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो और आप उसकी डीड बनवा रहे हो। डीड बनवाना मतलब उसका एक एग्रीमेंट बनवाना। आप वो जो प्रॉपर्टी है ना,
जो प्रॉपर्टी का डर लग रहा है आपको कि कोर्ट इसको बेच देगी अपने क्रेडिटर को पैसा चुकाने के लिए, तो आप उस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर कर रहे हो। तो पहली चीज तो ये कि जब आप उस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर करते हो अपना डेट बचाने के लिए, तो 421 आप पे लगता है। बट चलो मत लगाओ, अभी मत लगाओ। आपने यहाँ पे डीड बनवाई। अच्छा, डीड में आपने क्या किया, फॉल्स स्टेटमेंट लिखवाए कंसिडरेशन के। मतलब कंसिडरेशन आप कुछ ले ही नहीं रहे हो, लेकिन उस डीड में आपने क्या लिखवा दिया कि मैं तो ये प्रॉपर्टी कंसिडरेशन के लिए बेच रहा हूँ। तो ये सेक्शन उस फ्रॉड्यूलेंट और फिक्टिशियस कन्वीनियंसेस से डील करता है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी को मुझसे पैसा वैसा लेना है, आप मेरे दोस्त हो, मैंने आपको बोला कि भाई देख मैं ये प्रॉपर्टी तेरे नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ, मन से लिख देते कि 10 लाख में दिए मैंने तेरे को, जबकि पैसे कुछ ले ही नहीं रहे हो आप, लेकिन आपने डीड में लिखवा दिया कि 10 लाख में दिए। तो आपने यहाँ पे ये फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन से काम किया है। 423 आपके ऊपर लगेगा। सजा इसमें भी वही मिलेगी आपको, 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों। इसमें दो तरह की चीजें आप झूठी लिखवा सकते हो उसके अंदर, या तो फॉल्स कंसिडरेशन या फिर फॉल्स नेम ऑफ बेनिफिशियरी। मतलब या तो कंसिडरेशन लिया नहीं है फिर भी कंसिडरेशन लिखवा दिया, या फिर जिस इंसान को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका नाम आपने गलत लिखा है, झूठा नाम लिखा है, अपने ही किसी परिवार के सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हो जानबूझ के, ताकि वो प्रॉपर्टी की डिलीवरी या प्रॉपर्टी को बेचा ना जा सके कोर्ट की प्रोसीडिंग में। ठीक है, मतलब एक तरह से किसी भी तरह से एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना ताकि कोर्ट उस प्रॉपर्टी को लेके बेच सके। आपको प्रीएम्प्टर पता होगा क्या होगा? प्रीएम्प्टर मतलब होता है वो इंसान जिसके पास जब आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी तो सबसे पहले खरीदने का राइट होता है, उसको प्रीएम्प्टर राइट बोलते हैं, प्रीएम्पशन राइट। तो अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको सेल करना है तो सबसे पहला अधिकार उसका प्रीएम्प्टर के पास होता है कि वो खरीदेगा। ठीक है, तो उसने बोली लगाई सपोज करो 4 लाख, अब कोई दूसरा इंसान आता है वो भी 4 लाख लगा रहा है, अगर दोनों की बोली 4 लाख है तो आपको उसी पर्सन को बेचना पड़ेगा जिसके पास प्रीएम्पशन का राइट होता है ना। मतलब जो बहुत सालों से आपके पास में रहता है सबसे पहले उसी को ऑफर करना पड़ेगी वो प्रॉपर्टी, अगर वो भी सेम कीमत में खरीदने को रेडी होगा तो। अगर वो 4 लाख दे रहा है तो आपको वो प्रॉपर्टी उसी को बेचना पड़ेगी। लेकिन आप उससे दुश्मनी रखना चाहते हो, आप उसको देना ही नहीं चाहते हो, तो आपने क्या किया, जो दूसरा परचेसर आया था आपने उस दूसरे परचेसर को बोला कि भाई एक काम कर, मैं तेरे को बेचूंगा 4 लाख में, लेकिन ये जो डीड बनेगी ना इस डीड में तू ये चीज लिख ले कि तू 5 लाख में ले रहा है, तू देगा, तू देना मुझे 4 लाख ही, बट तू इस डीड में क्या लिख दे कि 5 लाख में मैं तेरे को दे रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तू 5 लाख लिख देगा तो ये प्रियम्प्टर वाले का राइट खत्म हो जाएगा। मैं बोल दूंगा कि तू तो 4 लाख दे रहा था, मुझे दूसरा 5 लाख दे रहा था, तो मैं तो उसको दूंगा। तो आपने अपने प्रियम्प्टर को जिसके पास पहले राइट था प्रॉपर्टी खरीदने का उसका इंटरेस्ट इफेक्ट करने के लिए जबरदस्ती जो दूसरा परचेसर आया उससे कंसिडरेशन बढ़ा के लिखवाया। तो एक तरीके से आपने क्या किया, जो डीड आपने बनवाई ट्रांसफर की उसमें आपने फॉल्स स्टेटमेंट लिखाया कंसिडरेशन का, तो आपने सेक्शन 423 का ऑफेंस कर दिया, 2 साल की सजा आपको मिलेगी, 2 साल तक की। फिर एक आखिरी सेक्शन इसका सेक्शन 424, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये सेक्शन एकदम कॉमन सेक्शन है कि डिसऑनेस्ट तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से प्रॉपर्टी को रिमूव करना या कंसील करना ताकि अपने क्रेडिटर का पैसा ना चुका सको। अब इस सेक्शन की जरूरत क्या है? तो देखो इस सेक्शन की जरूरत ये है कि हमने 421 पढ़ा, 422 पढ़ा, दोनों में अपनी अपनी कुछ खास चीजें थी, दोनों के अपने अपने कुछ इंग्रेडिएंट थे। अगर मान लो कि आपने अपनी प्रॉपर्टी को जानबूझ के फ्रॉडुलेंट तरीके से, डिसऑनेस्ट तरीके से रिमूव किया है, कंसील किया है, लेकिन सेक्शन 421 और 422 के इंग्रेडिएंट उस पर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर वो ऑफेंस कहां फॉल करेगा? तो जिसमें सेक्शन 421 या 422 के इंग्रेडिएंट नहीं हो पा रहे हैं एप्लीकेबल, उस पे सेक्शन 424 एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अंदर आप क्या करते हो कि आप किसी प्रॉपर्टी को कंसील करते हो या रिमूव करते हो, और इस तरीके से करते हो जो फ्रॉडुलेंट कंसीडर किया जाता है। ये प्रॉपर्टी जो आप कंसील कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, ये आपकी खुद की भी हो सकती है, किसी और पर्सन की भी हो सकती है। ठीक है, बट आप इस प्रॉपर्टी को कंसील क्यों कर रहे हो, रिमूव क्यों कर रहे हो? किसी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के कारण, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे फिर वो अपने क्रेडिटर का इंटरेस्ट अफेक्ट करने का हो या किसी को रॉन्गफुल लॉस करने का हो, किसी भी तरह का हो, बस आपने अपनी खुद की प्रॉपर्टी या किसी और की प्रॉपर्टी को इस तरीके से कंसील किया, रिमूव किया, जो कि फ्रॉडुलेंट कंसीडर किया जाता है। तो आपको यहाँ पे भी इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक का मिलेगा, फाइन लगेगा, दोनों भी हो सकता है। मतलब इसमें आप देख रहे हो इसके सारे ही जो पनिशमेंट थे
वो सब 2-2 साल की पनिशमेंट वाले थे, 2-2 साल की इम्प्रिजनमेंट वाले थे। चारों के चारों नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, चारों में बेल आपको इजीली मिल जाती है, और ये चारों ही कंपाउंडेबल भी होते हैं, यानी जिसके इंटरेस्ट को आपने इफेक्ट किया है वो आपके साथ कंपाउंडिंग कर सकता है अगर चाहे तो। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है मिसचीफ। अब ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शन है। मिसचीफ, सबसे पहले सेक्शन 425 मिसचीफ को डिफाइन करता है कि मिसचीफ क्या होता है। मिसचीफ एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा बहुत बार बट एक्चुअल में मिसचीफ को हम गलत समझते हैं, हमें लगता है शरारत करना मिसचीफ होता है, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ, इंडियन पिनल कोड, मिसचीफ की डेफिनेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही सारे इंग्रेडिएंट उसके अंदर है, उसको ब्रेक करके समझते हैं। हुएवर, यानी कोई भी, with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person, causes the destruction of any property or any change in the property or in the situation as it destroy or diminishes the value or the utility of affected injuriously, commit mischief। देखो इसके कितने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट है, आपको समझ में आ गए होंगे। कोई भी व्यक्ति इस इंटेंशन से या इस बात को जानते हुए कि वो पब्लिक को या किसी पर्सन को रॉन्गफुल लॉस या डैमेज करना चाहता है, मतलब आपका इंटेंशन था कि आप पब्लिक को नुकसान करो, आप पब्लिक को लॉस करो, और पब्लिक को लॉस करने के लिए आपने क्या किया, किसी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन कर दिया, किसी प्रॉपर्टी को आपने डिस्ट्रक्ट कर दिया, तोड़ दिया, या किसी प्रॉपर्टी के अंदर आपने चेंज कर दिया, या किसी सिचुएशन के अंदर आपने चेंज कर दिया। ऐसा चेंज जो उस प्रॉपर्टी को या तो डिस्ट्रॉय कर दे, या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिमिनिश कर दे, या फिर उस प्रॉपर्टी को इंजूरियसली अफेक्ट करे। ऐसा चेंज अगर आपने उस प्रॉपर्टी में किया इस इंटेंशन से कि पब्लिक को या किसी पर्सन को नुकसान हो, तो कहा जाएगा कि आपने मिसचीव किया है। अब देखो इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आप ना मुझे नुकसान करना चाहते हो, सपोज करो कि आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, मुझे रॉन्गफुल लॉस करना चाहते हो, तो आपने मेरी किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को जला दिया, मेरा कोई कीमती कागज आपको पड़ा हुआ मिला और वो कीमती कागज में आपने आग लगा दी। आपने वो कीमती कागज में आग क्यों लगाई, आप सिर्फ ये चाहते थे कि मैं परेशान हूं, तो आपने मेरी उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे आपने कौन सा ऑफेंस किया, अब यहाँ पे आपने ऑफेंस किया मिसचीफ का, क्योंकि आईपीसी में कोई और दूसरा ऑफेंस इसमें एप्लीकेबल होगा ही नहीं। आप मेरी चीज को जला रहे हो, इसमें क्या ऑफेंस कर रहे हो आप, तो इसको मिसचीफ बोलेंगे। अच्छा, मिसचीफ, ये जरूरी नहीं कि मिसचीफ आप सामने वाले की प्रॉपर्टी पे करो, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे भी कुछ करके मिसचीफ कर सकते हो किसी के लिए। अभी तो आपने मेरा कागज जलाया। सपोज करो कि एक घोड़ा है जो आपने और मैंने मिलके खरीदा है, मतलब 10,000 रुपए का घोड़ा था, 5,000 मैंने लगाए, 5,000 आपने लगाए, तो ये प्रॉपर्टी हम दोनों की हुई। पर आप क्या करना चाहते हो, मुझको नुकसान करना चाहते हो, और मुझको नुकसान पहुंचाने के लिए ताकि मेरे 5,000 रुपए बर्बाद हो जाए, आपने उस घोड़े पे गोली चला दी। खैर, घोड़े पे गोली चलाई तो नुकसान तो 5,000 रुपए का आपका भी होगा, बट उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो प्रॉपर्टी जॉइंट प्रॉपर्टी थी, जितना हक मेरा था उतना हक आपका भी था, फिर भी आपने उस घोड़े पे गोली चलाई, और घोड़े पे गोली इसलिए चलाई क्योंकि आप मुझे नुकसान करना चाहते थे, तो आपने वहां पे भी क्या किया, मिसचीफ किया। अब यहाँ पे ये डिफेंस नहीं बन सकता कि अरे वो प्रॉपर्टी तो मेरी भी थी, मैंने मिसचीफ थोड़ी ना किया। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉपर्टी किसकी थी, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका इंटेंशन वहां पे पब्लिक को या किसी पर्सन को लॉस पहुंचाने का या डैमेज करने का था। तो आपका इंटेंशन उस घोड़े को गोली मारते वक्त मुझे नुकसान पहुंचाने का था, तो आपने मिसचीफ किया। और वैसे भी डेफिनेशन के अंदर एनी प्रॉपर्टी वर्ड लिखा है, एनी प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी इंक्लूडेड होती है, चाहे वो आपकी हो या किसी और की। और ये चीज एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में लिखी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आप देखोगे उसका सेक्शन का, तो उसमें लिखा है मिसचीफ में बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द पर्सन हु कमिट्स द एक्ट और टू एनी दैट पर्सन और अदर जॉइंटली। मतलब जो व्यक्ति खुद मिसचीफ कर रहा है उसकी खुद की प्रॉपर्टी पे भी मिसचीफ किया जा सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होता है इंटेंशन और नॉलेज, कि आप जो एक्ट कर रहे हो उस प्रॉपर्टी के साथ,
आप इस इंटेंशन से कर रहे हो कि किसी को नुकसान हो, या आप जो कर रहे हो उससे आपको ये पता हो कि इट इज लाइकली टू कॉज डैमेज टू द पब्लिक और द पर्सन। अब मिसचीफ की डेफिनेशन तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मिसचीफ की पनिशमेंट जो है सेक्शन 426 में दी है, 3 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकता है। बहुत ज्यादा गंभीर अपराध तो माना नहीं जाता है उसको, बट फिर भी 3 महीने की सजा है, नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि पुलिस इसमें विदाउट वारंट आपको अरेस्ट नहीं करती, और ना ही विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर कोर्ट पुलिस इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है। अब मिसचीफ के अंदर भी बहुत सारे एग्रेवेटेड फॉर्म्स हैं। कुछ कुछ मिसचीफ ऐसे आएंगे जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट कुछ कुछ ऐसे हैं जो नॉन कॉग्निजेबल है, जैसे ये इजी वाला था, नॉन कॉग्निजेबल था। अब आता है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। अगर आपने कोई मिसचीफ किया और उस मिसचीफ से सामने वाले व्यक्ति को 50 रुपए या 50 रुपए से ज्यादा का डैमेज हुआ है, मतलब इसमें 50 से कम वाला इंक्लूड नहीं होंगे, याद रखना। 50 से कम वाला इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर, 50 या 50 से ज्यादा वाला ही होना चाहिए, तो ही सेक्शन 427 लगेगा। खैर आज के जमाने में महंगाई इतनी ज्यादा है कि छोटा मोटा मिसचीफ भी 50 रुपए का नुकसान तो कर ही देगा। तो आपने मिसचीफ किया और उस मिसचीफ से किसी को आपने 50 या 50 से ज्यादा का डैमेज किया है, 50 से ज्यादा रुपए का डैमेज किया है, तो आपको जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 साल तक का मिलेगा, फाइन भी लगेगा, दोनों भी होगा। 50 से कम का होगा तो 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 426 लगेगा, लेकिन 50 से ज्यादा हुआ 427 लगेगा, 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट आपको उस पर मिलेगा। उसके बाद सेक्शन 428 पे आ जाओ, मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप किसी एनिमल को जिसकी वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा हो या 10 रुपए तक की हो, कोई भी एनिमल ले लो, 10 रुपए से कम का नहीं आएगा, उसको मारते हो, उसको पॉइजन देते हो, उसको मेम करते हो। मेम करना मतलब कि उसके हाथ पैर काटना या किसी तरह की चोट पहुंचाना, या कुछ भी ऐसा काम करना जिससे वो एनिमल यूजलेस हो जाए, और आप ये मिसचीफ करते हो बाय किलिंग दैट एनिमल, तो आपको वहां पे 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, फाइन भी लगाया जाएगा, या दोनों भी हो सकता है। तो ये भी एक मिसचीफ कहलाता है, बट ये वाला जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल है। अभी तक जो देख रहे थे वो नॉन कॉग्निजेबल था, लेकिन ये जो एनिमल वाला है ना, ये कॉग्निजेबल है। पुलिस आपको विदाउट वारंट इसमें अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है, इसमें आप मिसचीफ कर रहे हो एनिमल के साथ। दूसरा वाला आता है मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग कैटल ऑफ एनी वैल्यू और एनी एनिमल ऑफ वैल्यू ऑफ 50 रुपीज। मतलब इसमें दो चीजें आती है, एक तो इसमें आता है कैटल और एक इसमें आता है अदर एनिमल। कैटल मतलब वो एनिमल होता है जो आप समझते हो, गाय भैंस बफेलो बुल काउ, ऐसे एनिमल को कैटल बोलते हैं। बाकी इसके अलावा दूसरे कुछ भी डॉग वॉग, वो सब एनिमल, नॉर्मल एनिमल। तो इसमें आप मिसचीफ क्या करते हो, इसमें आपको इनहेंस्ड पनिशमेंट मिलती है। किस चीज की, ग्रेटर वैल्यू ऑफ द एनिमल मेंशन्ड देयर। ये जो कैटल होती है ना, इनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। लोग कैटल को घर में पालते हैं दूध वगैरह के लिए, किसी चीज के लिए, तो इनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। तो दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल वेयर परमानेंट इंजुरी इज कॉज टू द एनिमल। आप मिसचीफ करके उस एनिमल को कोई इंजुरी पहुंचा रहे हो। अब ये कौन एनिमल है, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, बफेलो, म्यूल, बुल, काउ और ऑक्स। इनकी चाहे वैल्यू कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 50 रुपए का जो क्राइटेरिया वो इन पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी तो कुछ भी वैल्यू हो चलेगा, कैटल की वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, लेकिन अगर कोई दूसरे एनिमल को आप मिसचीफ यहाँ पे कर रहे हो परमानेंटली, चाहे वो डॉग हो कैट हो, तो फिर उसकी वैल्यू 50 रुपीज से ऊपर की या 50 रुपीज तक की होना चाहिए। मतलब नॉर्मल एनिमल अगर है तो 50 रुपीज की वैल्यू या उससे ज्यादा की वैल्यू, और अगर कैटल है तो किसी भी वैल्यू का हो चलेगा। और ये सेक्शन एप्लीकेबल कब होगा, जब आप उसको परमानेंटली यूजलेस कर देते हो, यानी उसको कोई परमानेंट डैमेज आप कर देते हो। इसमें इम्प्रिजनमेंट आपको काफी ज्यादा मिलता है, 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। फिर आता है सेक्शन 430, मिसचीफ बाय इंजुरी टू वर्क ऑफ इरिगेशन और बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर। यहाँ पे आप मिसचीफ कर रहे हो किसी की इरिगेशन फैसिलिटी के साथ, या रॉन्गफुली किसी के पानी को डाइवर्ट करके। एक्चुअल में ये भी एक गंभीर अपराध माना जाता है, क्योंकि इसमें आप डिम्यूनिशन करते हो वाटर सप्लाई का। किसी किसान के खेत में पानी का जो सप्लाई है, उस पानी के सप्लाई को ब्लॉक कर दिया, क्या हो सकता है उससे? उस किसान को पानी नहीं मिलेगा, उसकी फसल डैमेज हो सकती है।
या किसी किसान के खेत में जो पानी जाने का इरिगेशन सिस्टम है उस पर इम्बैंकमेंट कर देते हो। इम्बैंकमेंट करना मतलब कुछ दीवार विवार खड़ी कर देना जिससे पानी उसके पास तक ना पहुंच पाए। एक सेक्शन 277 पढ़ा था कुछ दिन पहले, जिसमें आप पानी को गंदा करते हो, पानी को अनफिट फॉर यूज बनाते हो, तो उसमें आपको पनिशमेंट मिलती है। बट इस सेक्शन में पनिशमेंट किस चीज की मिलती है कि पानी का जो सोर्स है या सोर्स ऑफ इरिगेशन जो है, टैंक, पॉन्ड, इन सब पे आप किसी तरह की इम्बैंकमेंट बना रहे हो, किसी तरह का मिसचीफ आप कर रहे हो जिससे किसी को नुकसान होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल मिसचीफ है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किसी को पानी लगता है और आपने उसके पानी के अंदर कुछ ब्लॉकेज कर दिया, या किसी एनिमल के लिए, किसी ह्यूमन बीइंग के लिए पानी पीने की व्यवस्था है उस जगह पे, आपने वहां पे एम्बैंकमेंट कर दिया, तो इसमें आपको सेक्शन 430 में अंदर जाना पड़ेगा। 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों हो सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस आके आपको अरेस्ट कर लेगी बिना वारंट के। खैर बेल आपको मिल जाएगी क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है, और कंपाउंड भी किया जा सकता है जिस इंसान के साथ लॉस या डैमेज हुआ है। जिस किसान के इरिगेशन फैसिलिटी को आपने रोका है, उसको जो नुकसान हुआ है वो आपसे कंपाउंडिंग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 431, मिसचीफ बाय इंजुरी टू पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर और चैनल। किसी पब्लिक रोड पे मिसचीफ करते हो, ब्रिज पे मिसचीफ करते हो, नदी में मिसचीफ करते हो, किसी चैनल पे मिसचीफ करते हो ताकि लोगों को नुकसान हो, पब्लिक को नुकसान हो, 5 साल तक का इंप्रिजनमेंट, फाइन या दोनों। मिसचीफ करते हो बाय इनंडेशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेड विद डैमेज। पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम पे आपने कोई बाउंड्री क्रिएट कर दी या किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया जिससे किसी को नुकसान हो सकता है। ठीक है, पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम को आपने ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी जिससे जनरल पब्लिक को परेशान होना पड़ेगा, 5 साल तक का इंप्रिजनमेंट, फाइन या दोनों। मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग, मूविंग और रेंडरिंग लेस यूजफुल अ लाइट हाउस और सी मार्क। आपको लाइट हाउस और सी मार्क का मतलब पता होगा, ये समुद्र में चलने वाले, नदी में चलने वाले जहाज को, बोट को सिग्नल देने का काम करता है। तो आपने कोई ऐसा मिसचीफ किया जिसमें आपने इस लाइट हाउस को या इस सी मार्क को ही डिस्ट्रॉय कर दिया या मूव कर दिया या उसको लेस यूजफुल बना दिया। ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि आपको मिसचीफ करने का मन कर रहा था। अब पर आप सोचिए कि ये कितना गंभीर हो सकता है कि अगर उस जहाज को, उस बोट को अगर कोई सिग्नल नहीं मिला, नेविगेशन नहीं कर पाया और वो डूब गया, तो बहुत डिजास्टरस रिजल्ट उसका बन सकता है। तो आपका ये मिसचीफ किसी के लिए बहुत डिजास्टर बन सकता है, तो इसमें सजा भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट या फाइन या दोनों इसमें आप पे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग अ लैंडमार्क फिक्स्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। आपने रोड वगैरह पे देखा होगा, बहुत सारे लैंडमार्क लगे होते हैं किसी किसी जगह पे, पब्लिक रोड पे लैंडमार्क लगे होते हैं कि ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है। एक तरह समुद्र में जो ये होते हैं, नदियों में जो लाइट हाउस वगैरह होते हैं, उनको आप लेस यूजफुल बना रहे हो तो उससे नुकसान किसको होगा? जहाज वगैरह को। लेकिन रोड पे अगर कोई लैंडमार्क लगा है उसको आप नुकसान कर रहे हो तो उससे नुकसान किसको होगा? रोड पे चलने वाले लोगों को। खैर ये लोग रोड पे चलने वाले लोग हैं, इनको वो नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा कि बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाए। गलत गली में घुस जाऊंगा तो मर थोड़ी ना जाऊंगा, लेकिन वो लोग अगर गलत जगह पे नेविगेट हो गए तो वो डूब के मर जाएंगे। तो ये सेक्शन भी लास्ट सेक्शन के जैसा ही है। 434 is similar to 433, but the punishment is not severe because tampering with the landmark does not lead to disastrous result. इसमें imprisonment 1 साल तक का ही है, फाइन भी है, दोनों भी हो सकता है। फिर इसमें कुछ आखिरी के ये सेक्शन और है जो आज आपको पढ़ना है होमवर्क में। आखिरी के 5 सेक्शन थोड़े से रीड करना, बाकी फिर मैं आपको कल बताता हूँ कि इसमें और क्या पढ़ना है अपने को।